हेलो स्टूडेंट्स। तो एवोल्यूशन चैप्टर की इस वीडियो सीरीज़ में आगे का जो टॉपिक है वो है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए नॉर्मल मैंने पहले से लिख दिया है और पूरा फोकस हम इसको समझने में रखेंगे। हालांकि समझ में ये प्रिंसिपल तभी आएगा जब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आपके क्लियर हो। जैसे एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीन पूल क्या होता है, या बोले कि जिसको नहीं पता है जिस बच्चे को, तो एलील क्या है। तो इनको पहले जानेंगे, उसके बाद इस प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म आप देख रहे हैं क्या है, एलील फ्रीक्वेंसी, और उसी में पहला शब्द आएगा, पहला टर्म एलील। एलील क्या है? तो हम बोलते हैं कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, इसको एलील बोलते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जीन की जगह पर जिसका यूज़ किया जा सके वो एलील है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई मेंडल के एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े, तो टॉलनेस का जो जीन है, टॉलनेस का जीन है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट जब क्रॉस किया मेंडल ने, तो उसको कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी से उसने रिप्रेजेंट किया। डार्कनेस के लिए जो था जीन जो था, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी। तो ये टॉलनेस का जीन, ठीक, और ये क्या हुए उसके एलील हुए। ये क्या है उसके एलील है। तो एलील कैसे हैं? पेयर में। तो यानी कि जीन की जगह पर जिनका यूज किया जाए वो एलील होता है, ठीक है। और अभी बात कर रहे हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए एलील फ्रीक्वेंसी, जैसे एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। यानी कि बड़ी पॉपुलेशन के लिए मान्य है, छोटी पॉपुलेशन पे मान्य नहीं है हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल। तो मतलब छोटे ग्रुप जो मेंबर्स, छोटे मेंबर्स का ग्रुप है, उस पर ये काम नहीं करता है, वेरिएशन आ जाते हैं। तो एलील फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक बड़ा, जैसे मान लीजिए कि देश है, जैसे इंडिया है या कोई स्टेट है, तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज, मान लीजिए ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो उसकी जितनी पॉपुलेशन है उसमें फ्रीक्वेंसी, उसमें एलील कैसे कैसे टाइप के एलील्स हैं, किस किस प्रकार के हैं, डोमिनेंट हैं, रिसेसिव हैं, कितने टाइप के और कैसे कैसे एलील है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ज़्यादा बड़ी तो नहीं ले सकते, मान लीजिए हम क्या करते हैं, कुछ मान लीजिए आदमियों की ले लें या फिर डॉग्स की ले लो आप, ठीक है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन है, वहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ डॉग्स हैं, मान लीजिए एक का जीनोटाइप ये रहा कैपिटल ए, इस तरह के कुछ डॉग्स हैं, मान लीजिए 10 ले लेते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से कुछ डॉग्स हैं और ऐसे कुछ रिसेसिव वाले हैं, ऐसे हैं, ठीक है। और बाकी के मान लीजिए ऐसे हिट्रोजाइगस है, ऐसे हिट्रोजाइगस हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से ले लिया। तो अलग अलग टाइप के जीनोटाइप है, फिनोटाइप भी अलग है उन डॉग्स के। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो टोटल हमने देखा कि कितने एलील। तो हम बात करें सबसे पहले कैपिटल ए जो है, जो डोमिनेंट टाइप का है, वो कितने हैं। तो आप काउंट करोगे तो 1 2, यानी कि ये एक एक अलग अलग काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं? 11। ऐसे ही हम बात करेंगे स्मॉल ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो स्मॉल ए कितना हो गया? 9। टोटल मिला के 20 हो गया। तो ये क्या हो गए ये। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो टोटल कितना है? 20, तो 11 डिवाइड बाई 20 जितना भी आएगा ये उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसे ही 9 का 9 डिवाइड बाय 20, तो इसकी जितनी आ जाएगी वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पर डिवाइड करके उन दोनों को मिलाते हैं तो उनका सम जो है वो एक ही आएगा, हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें एक ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हुई, हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन में अलग अलग हो सकती है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब समझ में आ गया। उस पे प्रिंसिपल पे भी आएंगे, उससे पहले जीन पूल को देख लेते हैं क्या है। तो हम बोलते हैं कि पूरी स्पीसीज जो है, मान लीजिए पूरे इस दुनिया में, इस पूरी अर्थ पर जितने भी ह्यूमन हैं मान लीजिए,
या डॉग्स है या कोई और स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज का अपना अलग अलग जीन पूल है। जैसे बोलो कि ह्यूमन है तो आदमी है, इंसान है, तो इंसान के जितना जितना भी इंसान इस धरती पे है, ठीक है, वो पूरा पूरा एक जीन पूल बनाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भाई मेल और फीमेल मेटिंग जो होती है बीच में, या बोला कि मैरिज उनकी आपस में होती है, तो वो क्या है कि एक बहुत बड़े जीन पूल के सिर्फ 2 मेंबर आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, इतना है। ऐसे ही डॉग्स की बात करते, दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं उसमें, ठीक है, वो उनका डॉग्स का जीन पूल है। ऐसे आपने सुना होगा कि जैसे कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई, विलुप्त हो गई, खत्म हो गई इस दुनिया से, अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनका जीन पूल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट तब होती है, विलुप्त तब होती है जब उनका पूरा पूरा जीन पूल खत्म हो जाए। यानी कि जब जीन पूल ही खत्म हो गया तो वापस कैसे आएगा? मैं कहूँ कि इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं भाई, रोज जन्म ले रहे हैं, रोज मर रहे हैं, डेथ हो रही है, तो क्या जीन पूल से में ना वो तो नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि उसके कुछ मेंबर्स मर रहे हैं और कुछ मेंबर नए आ रहे हैं। लेकिन विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जब जीन पूल ही खत्म हो जाए, तो फिर जब जीन पूल पूरा ही खत्म हो गया तो नए मेंबर्स कहाँ से आएंगे? तो वो खत्म वो होते हैं। तो जीन पूल का मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा एक पर्टिकुलर स्पीसीज के सारे मेंबर, ठीक है, वो कह सकते हो आप कि वो उसका जीन पूल है। क्लियर हुई होगी बात? तो आपका जीन पूल, ठीक है, और जो है एलिल और एलिल फ्रीक्वेंसी, ये आपके टर्म्स क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ से जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था बच्चों कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इस तरह के हमने क्या देखे थे? 3 एलिल देखे थे, मतलब जीन उसमें एलिल फ्रीक्वेंसी निकाली थी, अभी देख रहे थे। तो देखिए कैपिटल ए क्या हो गया? ये है हमारा, किसको शो कर रहा है? डोमिनेंट एलिल को शो कर रहा है, ठीक है। और ए की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो इसी को रखा रखा है कैपिटल पी से, पी स्क्वायर, यानी कि फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि पी और पी की तो क्या हो गया? डोमिनेंट वाली है। ऐसे ही क्यू है, यानी कि स्मॉल ए तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। ऐसे ही क्या है वहां पे क्या दिया हुआ है? क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि सेम है ना, होमोजाइगस है, देखिए ये होमोजाइगस सेम टाइप के एलिल है, तो ये रिसेसिव। ऐसे ही हम बात करते आगे कि पी क्यू क्या हो गया? एक कैपिटल वाला है डोमिनेंट, एक रिसेसिव है, तो बेटा हिट्रोजाइगस होगी कंडीशन। तो इस हिट्रोजाइगस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या कहते हैं हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल। अब आते हैं, अब अच्छे समझ में आएगा ये। तो एलिल फ्रीक्वेंसीज आर कांस्टेंट इन ए पॉपुलेशन एंड दे आर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मान लीजिए इस अर्थ पर पूरे ह्यूमन, ठीक है, तो उनके जो एलिल है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, और जनरेशन टू जनरेशन आगे भी जनरेशन आती रहेगी तब भी कांस्टेंट बनी रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम बोल रहे थे, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि एक नए तरीके से पी क्यू के अकॉर्डिंग ले लीजिए, तो मैंने कहा कि पी वाले जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ज़्यादा नहीं लेंगे, नॉर्मल अच्छे समझ में आ जाए जो आपको, और क्यू वाले हम ले लेते हैं ये भी, जैसे मान लीजिए 3 पेयर ये ले लिए, और 2 ले लेते हैं जैसे पी और क्यू ऐसे, ठीक है, 6, ठीक है, चलो 10 कर लेते हैं इनको, ये हो गया। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का मतलब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो सही समझ में आएगा बिल्कुल। तो यहाँ से हमने देखा कितने हैं, 1 पी कितना हो गया? कैपिटल पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने हो गए? 10 हैं। स्मॉल क्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्मॉल क्यू भी कितना है? 10 हो गया। टोटल कितना है पूरा का पूरा? पूरी कितनी है टोटल? 20, ठीक है। तो हम P की निकाल लेंगे तो 10 डिवाइड बाय कितना? 20, तो 1/2 इक्वल्स टू कितना? 0.5। सेम ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा? 1/2 इक्वल्स टू 0.5।
तो 0.5 0.5 कितना आ जाएगा 1, तो ये लिखा हुआ है 1। तो ये क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो रहती है चाहे वो डोमिनेंट की हो या स्मॉल की यानी कि रिसेसिव की हो, वो कांस्टेंट रहती है, आगे चाहे जनरेशन कितनी भी आए वो कांस्टेंट ही बनी रहेगी। ठीक है ना, ऐसा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है और ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए मान्य है। ठीक है, तो हालांकि इसमें वेरिएशन भी आएगा, और अगर एक वैल्यू नहीं आती है यानी कि या फिर फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो, जैसे यहाँ पे 0.5 आए, यहाँ पे 0.5 आई, और अगर ये वेरिएशन दिखाती है तो इसका मतलब क्या है, एवोल्यूशन होगा, कुछ नया बनेगा, चेंज आए हैं। खैर, लेकिन वो तो इनको कहते हैं कि कांस्टेंट रहती है। दूसरा बोलता है जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट विच इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जीन पूल हमने क्या कहा था, पूरा वर्ल्ड में मान लीजिए आप कोई भी स्पीसीज है, तो कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, कोई इंडिया से लंदन गया, लंदन से अमेरिका गया, कोई अलग अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है तो पूरी अर्थ पे ही, तो कांस्टेंट ही बना रहेगा। लेकिन छोटी स्पीसीज के लिए वो ग्रुप के लिए, पॉपुलेशन के लिए दिक्कत करता है। खैर, तो क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की सेम बने रहेगी। इसको इन्होंने इक्वेशन से शो किया P + Q का होल स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल भी, जैसे P + Q हमारा कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, 1 आया था, तो नॉर्मल इसी का होल स्क्वायर किया। फॉर्मूला आपको पता है P स्क्वायर किसको शो करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट वाला, Q स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव, ये भी आपको पता है। 2pq ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और 2 है, फॉर्मूला आपको पता ही है। इसका पूरा कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आएगी, चाहे आप इसको स्क्वायर करके देखें 1 ही आना है। ठीक है, ये कहता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कि 1 आएगा। अब आगे जो बात आती है, आगे हम देखते हैं कि अगर ये 1 ना आए, ठीक है, 1 ना आए या फिर फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो, तो उसका मतलब क्या होता है, या फिर हम कहें कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है उसमें चेंज आए, उसमें डिस्टरबेंस हो, या फिर मैं कहूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए, तो इन सभी का एक ही मतलब होता है। और क्वेश्चन आता भी है कि अगर डिस्टरबेंस हो जाए जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, हार्डी विनबर्ग का जो एक ही आता है, कांस्टेंट रहता है, अगर उसमें चेंज आ जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, या जेनेटिक जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उसका क्या मतलब, क्या रिजल्ट होगा। तो आपको सीधा आंसर देना है, क्या हो जाएगा, लीड्स टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होगा, कुछ नया बनेगा, कुछ नया एलील उसमें आ रहा है जो अब तक नहीं था। ठीक है ना, या उसमें वेरिएशन जो कम थी जो ज़्यादा हो रही है, कुछ ना कुछ नया कुछ बनेगा, एवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आगे इसी में हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से, तो एग्जाम में पूछते हैं आपके। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन प्लस इसी में हम बात करेंगे जीन फ्लो की। दूसरा आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा आ जाएगा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ये टोटल 5 है, ठीक है, जो आपसे पूछते हैं। एक आ जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिनसे चेंज आ सकता है फ्रीक्वेंसी में। और 5th आ जाएगा म्यूटेशन। हालांकि 1-2 और ऐड कर सकते, जैसे स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो, वो भी है, मेन ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से, इंडिया से किसी दूसरे देश गए और दूसरे देश से यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे अर्थ का जो फ्रीक्वेंसी है एलएल की, वो तो सेम बनी रहेगी, अर्थ पे ही तो है। लेकिन अगर हम छोटे स्तर पे आते हैं, जैसे हम कंट्री लेवल पे आ गए, तो इंडिया से कुछ वहाँ चले गए, ठीक है ना, और वहाँ से कुछ हमारे इंडिया में आ गए। तो मान लीजिए गए 100 थे और आए 50 हैं,
और जो आए हैं उनका भाई जीनोटाइप उनका अलग हो, हमारा अलग हो, ठीक है ना। तो क्या हो सकती है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। मान लीजिए मैं कहूँ कि एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है, यहाँ पर क्या हुआ, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे अभी हम कर रहे थे ना पी क्यू के बेस पर कर रहे थे, तो हमने क्या कहा कि ये ऐसे बोला था ना, ऐसे पी क्यू, ठीक है और ऐसे ऐसे हम कर रहे थे ना, ऐसे लिया था, और दो हमने क्या ले लिए थे ऐसे, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर ले लिए थे ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज हो सकती है, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए मैं बोल दूँ कि अगर सेम भी आप लो या अलग लो, वो बात, मान लीजिए मैं सेम ही ले लेता हूँ चलो, और यहाँ पे क्यू और क्यू ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब जो है और ये ले लिया ऐसे। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारा कितना आया था भाई, पी की कितनी आई थी, 0.5 आई थी, और क्यू की कितनी आई थी, 0.5 इसकी भी आई थी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था ना, तो इसमें आ गया था 10 डिवाइड बाई 20, और इसका भी कितना था 10 डिवाइड बाई 20। तो ऐसे ही जब जीन माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन में क्या हो सकता है, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, यानी कि आना और जाना हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि बाहर से कोई यहाँ पर आया, तो बाहर से जब यहाँ पर कोई आया है तो ठीक है, इसकी कितनी भाई, 2 इसके और ऐड हो जाएंगे, 2 इसके क्या हो गए, 2 इसके और ऐड हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पे चला गया, तो मैं कहूँ कि ओवरऑल 20 रहा, तो यहाँ से कैपिटल पी तो यहाँ पर आ गया, तो यानी कि हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो हमारा 10 थे वो हो गए 12, और जो ये वाले थे ये हो गए हमारे 2 और कम हो गए, 8 रह गए। अब क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो 0.5 आ रही थी वो क्या हो गई, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या, आना और जाने से क्या हो सकता है, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, जिससे डिस्टरबेंस आ सकता है। डिस्टरबेंस आएगा तो एवोल्यूशन का कारण बन सकता है। दूसरा है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, रैंडम चेंज इन रैंडम चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स की फ्रीक्वेंसी में अचानक से आए हुए चेंज, ड्रिफ्ट, एकदम से बदल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात किया, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए आपने पॉपुलेशन बनाई थी ऐसे करके, ऐसे किया, ठीक है, ऐसे आपने किया, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से पी क्यू और क्यू वाले, मतलब क्यू वाले और पी वाले की जो है पॉपुलेशन दिख रही है। तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन चल रहा है, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल के जो कैपिटल पी वाले हैं वो स्मॉल, जो कैपिटल पी वाले हैं वो क्यू वाले को ज़्यादा मतलब के डेवलप नहीं होने दे पा रहे, उनके ऊपर पूरा डोमिनेट दिखा रहे। तो मेन जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो मेन पॉपुलेशन मान लीजिए कैपिटल पी वालों की है, ठीक है। अचानक से क्या होता है, कुछ आग लग जाए या कुछ मान ली कुछ आंधी तूफान या कुछ पहाड़ वहाड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो मान लीजिए इतना जो एरिया है, ये मान के चले कि ये इतना एरिया, यहाँ से इतनी पॉपुलेशन ये अचानक से ख़त्म हो गई ख़त्म। तो पहले जो आप इनके फ्रीक्वेंसी काउंट करके कैलकुलेट करते, पी की अलग थी, क्यू की अलग थी, अब क्या हो गया, पी बहुत ही कम रह गया, और डोमिनेट जो मेन में आ गया वो क्या आ गया, वो क्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये एकदम से क्या हुआ, एकदम से फ्रीक्वेंसी चेंज हुई अचानक से, तो ये क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये भी तो वेरिएशन ला सकता है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या आएगा, आगे जैसे नेचुरल सिलेक्शन आपने देखा ही, जैसे कि नेचर सेलेक्ट करता है, उसमें किया था ना, वो मौत थी, ठीक है, तितली टाइप थी वो, जो उसमें इंग्लैंड के अंदर इस इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एग्जाम्पल देखा था, कि जब ब्लैक कलर की मौत, ठीक है, आराम से दिखाई दे रही थी जब तक पॉल्यूशन नहीं था इंग्लैंड के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले।
तो ग्रे कलर की आराम से सर्वाइव कर रही थी, कैमोफ्लेज हो रखा था। तो नेचर ने, यानी कि जो प्रीडेटर थे, जो बर्ड्स थे, वो क्या किसको पिक कर रहे थे, ब्लैक वाली को। लेकिन जब पॉल्यूशन हुआ तो बैकग्राउंड चेंज हुआ, तो ग्रे कलर वाली ब्लैक पे आसानी से दिखाई दी, ब्लैक ब्लैक पे दिखाई नहीं दी। तो तब क्या हुआ, ग्रे वाली। तो नेचर भी क्या करता है, ग्रे वाले को कम कर दिया, कभी जब पॉल्यूशन नहीं था तो ब्लैक वाली को कम कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे चेंज लाता है, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन। एक होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन का दोबारा से रिकम्बाइंड करना। जैसे मियोसिस के दौरान किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। क्रोमोसोम के सेगमेंट आपस में, एक इसका उधर उसका इधर होता है। तो कुछ ना कुछ क्या होता है कि नया कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक वाइल्ड टाइप बन सकता है जो पहले नहीं था, वो भी डिस्टरबेंस ला सकता है। म्यूटेशन तो सबको ही पता है कि रैंडम चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो उसमें एक क्या आना, मतलब कि एकदम से अचानक से चेंज आ जाना किसी बेस पेयर में, किसी सीक्वेंस में डीएनए के। तो इससे भी क्या होता है, फिनोटाइप बदल सकता है, ठीक है ना। जीनोटाइप तो बदलेगा, उससे फिनोटाइप भी बदल जाएगा। तो ये जो 5 फैक्टर है, इन 5 फैक्टर से हार्डे-विनबर्ग जो प्रिंसिपल है, ये इसके रिजल्ट वेरी हो जाते हैं, यानी कि ये इसके उसको प्रभावित करता है, उसके रिजल्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये 5। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सम कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है। पहले डेफिनेशन पूछेगा, फिर सम पूछेगा कितना 1 होता है, फिर पूछेगा किस तरीके से, कौन कौन से मेथड है जिनसे ये इसका रिजल्ट चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो आप कहोगे किसकी, ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है एलील की चेंज हो सकती है। ये था हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और हमें बताएं। थैंक यू।